हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या हमारी मैक्रो ख़त्म होगी? बिल्कुल नहीं। थोड़ा मैक्रो पढ़ा, थोड़ा माइक्रो पढ़ा, बैलेंस करके चलते हैं चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जल्दी से बताएंगे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो आज किस लेक्चर में करने क्या वाले मेनली, तो आज किस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं डिमांड यानी कि मांग, सप्लाई यानी कि आपूर्ति। ये देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के जो कर्व्स हैं, उनमें जो शिफ्ट्स हैं, इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ होती है, एंड यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे मोनोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है, ये डिफरेंट टाइप्स के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, ऑलराइट। तो एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मोनोपोली क्या होती है, एडम स्मिथ सबका सही आंसर है। एडम स्मिथ को बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिड गेमिंग, आशीष, कशिश, नवाज, कुमारी प्रीति, श्रेया, सुरभि, चलो सुनील, सबको गुड इवनिंग एंड राम राम। स्टार्ट करते हैं फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड है क्या, मांग क्या होती है? मांग तीन चीज़ों से डिफाइन होती है इकोनॉमिक्स में। पहला चीज़ होता है जिसको बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है मेरी औकात। जैसे कि मैं अगर किसी चीज़ को डिमांड करूँगा, डिमांड तो मेरी कुछ भी हो सकती है। डिमांड तो मेरी ये भी हो सकती है कि भाई मैं अंबानी के लड़के जैसे शादी करूं, वो जैसे उसने रिहाना विहाना को बुलाया है मैं भी बुलाऊं। औकात थोड़ी ना मेरी तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फिर मेरे डिमांड, ये हाइपोथेटिकल डिमांड होने से कुछ नहीं हो जाएगा। एक्चुअल में अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, उससे मेरा कुछ मतलब नीड या फिर वांट होना चाहिए एक तरह से मेरी वो। ठीक है, नीड या फिर वांट होनी चाहिए जो कि मेरी कोई ना कोई एक यूटिलिटी को कंप्लीट करेगा। नीड और वांट इन दी सेंस कि उससे उस वो चीज़ मेरी मतलब मैं मांगू भी, उसकी मैं डिमांड भी कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जहर मिल रहा है, अफोर्डेबल है, बड़ा सस्ता है, ऐसे थोड़ी ना लाओ लाओ अफोर्डेबल है तो लाओ हमको भी दे दो। उससे कोई मेरी ज़रूरत भी पूरी होनी चाहिए ना। ठीक है। और फिर बात ये आती है कि सर फिर जहर क्यों खरीदते हैं लोग, तो आप जानते हैं क्यों खरीदते हैं। यूटिलिटी के मतलब चूहे वगैरह मारने के लिए, है ना। तो उसके लिए भी जहर मिलता है। तो अब तो आई थिंक नहीं मिलता ना, ऐसे पता नहीं, पहले तो मिला करता था यूटिलिटी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं उपयोगिता हिंदी में। और ये कुछ नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन है, यानी कि उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि नहीं। ठीक है, वो ये तीनों चीज़ें डिफाइन करती हैं किसको, एक डिमांड को इन द इकोनॉमिक्स। अब बात थोड़ी यूटिलिटी की करते हैं। उपयोगिता होती क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी से, सीमांत उपयोगिता से। उपयोग यूटिलिटी तो आप समझ गए, उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मुझे इससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, तो ये मेरी एक यूटिलिटी हो सकती है। फिर मैंने केला खाया, ठीक है, तो मुझे भूख लगी थी तो मेरी यूटिलिटी पूरी हो गई। या फिर मेरे अंदर कुछ इच्छाएं जागृत हो रही थी तो मैंने कुछ वीडियोस देख लिए, मतलब जैसे कि फ़नी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, तो मेरी यूटिलिटी है। तो ये यूटिलिटी कहीं भी हो सकती है, बस वो क्या है, मेरी तृप्ति, एक इसको तृप्ति से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तुम तृप्ति, एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से मार्जिनल यूटिलिटी से, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सीमांत उपयोगिता इसको हिंदी में बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की एडिशनल यूनिट जब कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम का मतलब ये नहीं खाते ही हैं, जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ, खा थोड़ी ना हूँ। ठीक है, तो एडिशनल यूनिट जब आप उसकी कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको कितनी कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, कितनी उपयोगिता मिल रही है, कितना एक तृप्ति की भावना मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल देते हैं आपको, तब समझ में आएगा। जब आपने पहली पहली बार आपके हाथ में इंटरनेट लगा था, याद करिए वो 2017 का साल था ठीक है, तो फिर आपने क्या किया था? आपने जल्दी से, ठीक है, आप लोगों जैसे मैं जैसे एग्जांपल दूं तो ठीक है, जैसे कि जब मेरे हाथ में जब सबसे पहले इंटरनेट लगा था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं एकदम एकदम मैं इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रात हुई, ठीक है, मैंने तुरंत कुछ वीडियोस चलाए। ठीक है, और वो वीडियोस से मुझे इतनी यूटिलिटी मिली, मतलब जो पढ़ाई वगैरह के जो वीडियोस थे, जैसे कुछ लोगों ने एजुकेशनल, जैसे खान अकेडमी करके हुआ करता था, मतलब यूएसए के वो जो खान सर, वो वाले नहीं, जो मतलब इंडिया वाले हैं, वो बात हो रही। खान अकेडमी करके आप मिलने से काफ़ी लोग, हो सकता है कुछ लोग जानते हों। ठीक है, मतलब वो फ्री में सच उनका इनिशिएटिव है।
तो जब मैंने वो वीडियोस देखे, ठीक है, तो मुझे लगा यार मेरे को भी पढ़ाना चाहिए, है कि नहीं, मतलब काफ़ी ये तो सही चीज़ है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। जैसे कि मैंने जब पहली बार उस चीज़ को किया या फिर पहली बार जब मैंने उस तरह के वीडियो को देखा तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुई। फिर जब मैंने दूसरे उसी टाइप के वीडियो को देखा, समझ रहे हैं ना आप किस टाइप के वीडियो को, तो फिर उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब आप दूसरा वो वीडियो देखे, तीसरा उस टाइप के वीडियो को देखा, अच्छा और मैंने रात का इंतज़ार क्यों किया था इस केस में, क्योंकि रात में जो है एकदम बिना उसके वो होता है और ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो आप फोकस के साथ चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि जब आप थर्ड वीडियो देखते हैं, जब फोर्थ वीडियो देखते हैं, फिफ्थ, धीरे 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 क्या होता है, आपकी सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है। इसने जो सेटिस्फैक्शन दी होगी वो इसने नहीं दी होगी, वो उससे कम इसने दी होगी, उससे कम इसने दी होगी। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी एवरी यूनिट ऑफ कंजम्पशन से कम होने लगती है। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है रोटी का, भैया भूख लगी है बहुत जोर की, तुमने रोटी खाई, पहली रोटी गजब की, तुम्हें एकदम सेटिस्फैक्शन, क्या रोटी है, मज़ा आ गया। दूसरी रोटी तुमने खाई, उतना मज़ा नहीं आया होगा, फिर तीसरी उतना मज़ा नहीं आएगा, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती गई। दैट इज़ कॉल्ड ए सीमांत उपयोगिता। अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन कर्व। शिफ्ट इन कर्व से पहले हम कर्व को तो डिस्कस कर लें, तब तो शिफ्ट इन कर्व पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कर्व्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व, कोई और कर्व मत समझ लेना। ठीक है, चलो तो अभी आते हैं, सबसे पहला देखते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व क्या होता है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिकेट मत करना। डिमांड कर्व कर्व क्या होता है, मतलब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, डिमांड और प्राइस का। आज के लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं है जो आप मतलब आप डायरेक्ट अपनी लाइफ से रिलेट ना कर पा रहे हो। ठीक है, और इतना तो ये हो, मार्जिनल यूटिलिटी तो अभी तक समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको समझने में, है ना। अब विडोज़ भी ख़त्म हो गया, सेटिस्फैक्शन भी घट गई। हाँ हाँ, अब जो है, ठीक है, तो अभी आते हैं, नहीं बिल्कुल यार, मेरे को जब मैंने पहली बार वीडियो देखा था, मतलब वो वाला कि भाई इस तरह से लोग पढ़ाते भी हैं, तो मतलब काफ़ी वो इंस्पिरेशनल था मेरे लिए। ठीक है, अब बाकी आप जो अपने समझते रहें दिमाग में, तो उसको मैं थोड़ी ना रोक सकता हूँ। अब मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी कि भाई मैंने पढ़ाई के वो वीडियोज़ देखे, फिर मैंने, क्योंकि तब उस समय एक मुझे याद है 147 का रिचार्ज मैं करवाता था। ठीक है, और नेट ऑन करो, ठीक है, और जरा से उसको फूंक फूंक के चलाना पड़ता था, तुरंत मैसेज आता था, इतना खट, इतना चला गया, इतना एमबी चला गया, इतना एमबी चला गया। तो उसमें आप थोड़ी ना वीडियोस ज़्यादा देख सकते हो ना, ज़्यादा कुछ अपलोड तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो फिर मैं, एक लोग हुआ करते थे, ठीक है, साथ के ही तो उनका इंटरनेट का यूज़ करके उनको बिना बताया मैं वीडियोज़ अपलोड करता था। ठीक है, तब से जो है जर्नी स्टार्ट हुई। खैर, डिमांड कर्व पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ प्राइस को इन दी वाई एक्सिस, एंड इन दी एक्स एक्सिस में प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, या तो यहाँ पे मैं प्राइस कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्वांटिटी, कोई भी चीज़ की, कोई भी चीज़ की क्वांटिटी। आप डेली लाइफ से रिलेट कर लो, किसी भी कुछ भी चीज़ को ले लो, जैसे आलू ले लो। ठीक है, तो आलू क्या भाई कि हमारा एक नेसेसिटी टाइप है, मतलब खाते ही है। ठीक है, सभी लोग खाते होंगे, सभी लोग पोटैटो से फेमिलियर होंगे। अच्छा, पोटैटो से कौन सा रेवोल्यूशन रिलेटेड है, जैसे कि हमने पढ़ा था वीट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू वीट ग्रेन प्रोडक्शन, और जो वाइट रेवोल्यूशन है वो मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। तो ऐसे पोटैटो से क्या एसोसिएटेड, तो चलो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये 10 रुपये है, ये 20 रुपये का मूल्य चल रहा है, ये 30 रुपये है। एक सेकेंड, ठीक है, ये 10 रुपये किलो, ठीक है, आलू मिल रहा है। इस केस में 20 रुपये किलो, इस केस में 30 रुपये किलो, इस केस में 40 रुपये किलो, इस केस में 50 रुपये किलो। ठीक है, तो मान लो कि इस केस में मेरी जो डिमांड है ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, 3 किलो आलू, 4 किलो आलू और 5 किलो आलू। ठीक है, मैं जब 10 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, यानी जब उसकी प्राइस कम है, यहाँ पे क्या है, ये प्राइस है, तो क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस थोड़ा सा मैं बढ़ाया, मैंने 20 रुपये किलो किया, तो मैं 4 किलो पे आ गया, मैं 4 किलो कंज्यूम करने लगा, 1 किलो कम घटा दिया। 30 जब रुपए किलो मिलना स्टार्ट हुआ, तो मैंने 3 किलो खरीदना कर दिया स्टार्ट, यानी कि मैंने अपने 1 किलो डिमांड को और कम कर दिया। जब 40 रुपये में मिलने लगा तो मैंने 2 किलो वो कर दिया। ठीक है, और जब 50 रुपये मिलने लगा तो मैंने अपनी डिमांड को 1 किलो कर दिया। तो इससे हुआ क्या, यानी कि इससे ये हमें देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इसको सारे पॉइंट्स को, डॉट्स को कनेक्ट करूँ, भाई ये तो सभी ने किया ही होगा, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से, इतना तो पता ही होगा कि किस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा एक तरह का नेगेटिव स्लोपिंग कर्व आ गया, जिसकी ढाल कैसी है, नेगेटिव है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनता है। कौन सा, डिमांड कर्व, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। यानी कि मैं सिंपली ये देख के बोल सकता हूं कि जो क्वांटिटी है,
जो क्वांटिटी डिमांडेड है, या फिर सिंपल डिमांड बोल सकता हूँ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें, चलो अभी मैं पहले दूसरा कर्व बताता हूँ, फिर बताता हूँ ये बाकी सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं। वो दूसरा होता है हमारा सप्लाई कर्व। पहला क्या पढ़ा था? डिमांड कर्व, यानी कि मांग का वक्र पढ़ा था। अब पढ़ेंगे सप्लाई का वक्र, यानी कि सप्लाई कर्व पढ़ेंगे। सब डिमांड कौन करता है भाई? डिमांड करता है कंज्यूमर। जैसे हम लोग हैं, मान लो, ठीक है, हम कंज्यूमर हैं, हम जैसे कि आलू खरीदने जाते हैं और आलू है आपका राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है, तो हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हमने इस चीज़ को प्लॉट किया। अब सप्लायर के पर्सपेक्टिव से प्लॉट करते हैं कि ये है मान लो कि प्राइस, ठीक, और ये है सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड। वहाँ पे क्या था सर? यहाँ पे डिमांड था। इसको चलो क्वांटिटी से हटा के डिमांड ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिमांड, और यहाँ पे क्या है? सप्लाई, ठीक है, वाई एक्सेस में सप्लाई लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैं सेम चीज़ करता हूँ जो यहाँ पे मैंने करी थी, 10, 20, 30, 40, 50 लिख लेता हूँ, ये 10 रुपये किलो, वही, और आलू ही लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे भी सेम चीज़, 1 किलो, 2 किलो, ठीक है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो, ठीक। अब सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। अगर मैं आलू उगाने वाला हूँ, खेत में आलू उगाता हूँ, मंडी में लेके जाता हूँ, और अगर मुझे 10 रुपये मूल्य मिल रहा है 1 किलो का, प्रति किलो में, 1 kg में मुझे 10 रुपीज़ मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा आलू की या फिर कम करूँगा? कम करूँगा ना, दाम मिल नहीं रहा है तो मैं उतना उगाऊंगा ही नहीं आलू, यानी कि मैं कम उगाऊंगा, ठीक है। मैं रेड से इसको और दूसरे कलर से कर लेते हैं, कम। जैसे मुझे दिखा यार 20 रुपये किलो आलू के दाम तो बढ़ रहा है, थोड़ा और सप्लाई करूंगा, आलू के दाम और बढ़ रहा है, मैं और सप्लाई करूंगा मार्केट में, क्यों? क्योंकि मुझे दाम अच्छा मिलेगा ना, इसलिए। फिर मैं 40 रुपये, तो मैंने 4 किलो उगाना शुरू किया। जब मुझे 50 दिखा, 50 भयंकर डिमांड है, तो मैं और ज़्यादा उगाना शुरू करूंगा। तो ये इस तरह से बनेगा, यानी कि एक तरह का पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व हो गया ये, पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व। कौन सा? सप्लाई कर्व। दैट मीन्स कि जो सप्लाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्राइस के। अब तुम दिमाग में ये तुम्हारे चल रहा होगा कि ऐसा तो नहीं होता रियल लाइफ में। अगर मान लो चीज़ों के दाम कम है, तो ये दाम कम इसीलिए हैं क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जब दाम कम था, तो इन लोगों ने सप्लाई किया ही क्यों इतना? सिंपल। और यहाँ पे कि अगर भाई इतना ज़्यादा प्राइस है, ठीक है, मान लो कि इतना ज़्यादा प्राइस है, 50 रुपये किलो है, ठीक है, तो क्यों ये लोग, मतलब जबकि सप्लाई कर रहे हैं खूब दबा के 50 में, तो ये 50 में फिर क्यों मतलब 1 ही किलो हम खरीद रहे हैं और क्यों प्राइस नहीं घट जाता? तो इसका रीज़न ये कि ये इक्विलिब्रियम पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि ना हमारी ना तुम्हारी, ठीक है, ना हमारी ना तुम्हारी। ये कौन सा है जो लाल वाला कर्व मैंने प्लॉट किया है? या फिर मैं इस तरह से दिखाता हूँ तुम्हें, चल जाओ भाई, इनको एक बार निकाल के चलो, तो अभी यहाँ पे आते हैं। ये इस तरह से मैंने ड्रॉ किया था, ये डिमांड कर्व, ठीक है, और ये है सप्लाई कर्व। यानी चीज़ें इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट कर रही? मान लो ये 1 किलो था, ये 2 किलो था, ये 3 किलो था, ये 4 किलो था, ये 5 किलो था, ठीक है, ये था 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो एंड 50 रुपये किलो। तो यानी कि दैट मीन्स की चीज़ें इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं। दैट मीन 30 किलो की सप्लाई हो रही होगी, और ठीक है, और डिमांड भी मतलब 3 किलो की हो रही होगी। ऐसा ऐसे समझ सकते हो किसको, कि भाई सॉरी, जब 30 रुपये में मतलब बिक रहा है माल और 3 किलो सप्लाई हो रही, 3 किलो डिमांड हो रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चीज़ें कहीं पे इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मान लो कि लोगों की एकदम से सैलरी बढ़ गई, मान लो एकदम सैलरी बढ़ गई लोगों की बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा से मेरा मतलब है जो जिस प्राइस पे ये इक्विलिब्रियम सेटल डाउन किया है खुद को, अगर मान लो बारिश ना हो, भयंकर सप्लाई की कमी हो जाएगी, सप्लाई की कमी होगी, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस ऊपर उठेगा। ये प्राइस क्या होगा? ऊपर उठेगा, तो डिमांड कम होगी। तो एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम किस हिसाब से एडजस्ट करेगा, ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर मान लो कि फसल डिमांड नहीं आ रही तो क्या होगा? जो प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो बढ़ेगा। सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर लोगों की इनकम बढ़ गई है, प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम घटेगा। सिंपल,
ठीक, अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन कर्व। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं पहले ये बताइए। चीज़ें क्लियर होंगी आई थिंक, ठीक है। इसमें ऐसा कोई मैंने रॉकेट साइंस अभी नहीं बताई है, सिंपल सी चीज़ें बताई हैं आपको, है ना। सर आई एम अ बिगिनर, इज PYQ सीरीज इज सफिशिएंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर SSC स्टेनो। प्लीज़ मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, जैसे कि मैंने SSC JEE पे वीडियो डाला था, CPO पे भी डाला है, तो उसको देख लीजिए, ठीक है। वो JEE वाला आप देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक लाइन का आंसर नहीं है, इसलिए मैं वो दे नहीं सकता हूँ, है ना। चलो, करंट अफेयर का मैगजीन का कूपन कोड था, पता नहीं, मैं खुद यार भूल गया। देखना, देख के मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, पर हमारे SSC टेलीग्राम पे पता नहीं मुझे, ठीक है। क्लियर है। तो अभी आते हैं शिफ्ट एंड कर्व पे। अब देखो, जो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बोली, सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बोली, वो तभी ट्रू हैं जब एक्सटर्नल फैक्टर कांस्टेंट है। जैसे मेरी प्राइस कांस्टेंट है। अब मान लो भैया यहाँ पे क्या हुआ, ये कि दाम बढ़ गए, ठीक है, दाम बढ़ गए, दाम 10 से 20 नहीं, दाम 10 से 40 हो गया, लो, दाम 10 से 40 हो गया। लेकिन पता चला हम जब पहले 5 किलो खरीद रहे थे, आज ये 5 किलो ही खरीद रहे हैं, लो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हो सकता है मेरी इनकम भी उसी टाइम में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई हो, तो इसलिए मैं आज भी उतना ही डिमांड कर रहा हूँ। तो इसको मुझे इन सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। भाई तुम रुक जाओ, इन सब को कांस्टेंट रखने के बाद है ये चीज़ कि तुम्हारी प्राइस कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का सब कुछ कांस्टेंट है, कंटेम्प्रेरी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कांस्टेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उसका प्राइस कांस्टेंट है। अभी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या हैं समझ लेते हैं। शिफ्ट इन कर्व पहले समझते हैं। जब मैं बोलूँ शिफ्ट इन कर्व, तो इसका मतलब ये है कि कर्व, जैसे ये डिमांड कर्व था, डिमांड कर्व, तो या ये तो इधर शिफ्ट होगा या तो इधर शिफ्ट होगा, ऊपर नीचे नहीं भागेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो राइट, या तो इसका राइट वर्ड शिफ्ट होगा, दाएं तरफ मुड़ेगा जाएगा, या इसका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, बाएं तरफ जाएगा। जब ये राइट वर्ड जाएगा, इसी को आउटवर्ड बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है। और जब लेफ्ट वर्ड होता है तो इसी को इनवर्ड शिफ्ट भी बोल देते हैं। कब होता है ये राइट और लेफ्ट, आउटवर्ड और इनवर्ड? अगर डिमांड बढ़ती है, डिमांड जब बढ़ती है ना, तो राइट वर्ड आउटवर्ड होता है, और जब डिमांड कम होती है तो लेफ्ट वर्ड ही अंदर की तरफ जाता है ये, ठीक। अब देखते हैं ये होता क्यों है, ठीक है। सेम गोज विद वो वाले कभी सप्लाई वाले के भी, ठीक है। ये मान लो कि हमारा सप्लाई वाला था, तो सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा? जब सप्लाई ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जब लेफ्ट वर्ड तब शिफ्ट होगा जब सप्लाई कम होगी। सप्लाई वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि डिमांड वाला इंपॉर्टेंट। अब डिमांड वाले को ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा था सब्स्टिट्यूट और ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप। टी और कॉफ़ी, जल्दी से बताएं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, या फिर मतलब कंटेम्प्रेरी तो नहीं, सॉरी, ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, या फिर एक दूसरे के मतलब क्या बोल सकते हैं इनको, ये तो कॉम्प्लीमेंट, ये तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के एकदम कट्टर विरोधी हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, सॉरी, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सब्स्टिट्यूट हैं, जल्दी से बताइए। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल चाय का दाम अगर बढ़ गया तो मैं कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाऊंगा। अब जैसे हमारे इंडिया में चाय ज़्यादा चलती है, कॉफ़ी उतनी नहीं चलती है टी के कंपैरिजन में। बाकी देशों में ज़्यादा कॉफ़ी चलती है। रीज़न इसका ये कि कॉफ़ी महंगी आती है, टी सस्ती आती है, चाय सस्ती आती है, और हम डेवलपिंग नेशन है तो इसलिए टी ज़्यादा चलती है। फॉर एग्जांपल चाय का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हम कॉफ़ी लवर बन जाएंगे टी लवर से, है कि नहीं। यानी कि अगर मैंने टी का प्राइस बढ़ा दिया, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। टी का प्राइस बढ़ा दूंगा तो टी की प्राइस डिमांड तो कम होगी। जो अभी देखे थे डिमांड उसमें कि भाई प्राइस बढ़ाओगे डिमांड घटेगा, अगर प्राइस वाइज सब कांस्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई मैंने, जबकि इसका प्राइस भी नहीं कम किया। यही तो पढ़े थे डिमांड वाले में कि तुम प्राइस कम करो तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो प्राइस कम ही हुआ ही नहीं कॉफ़ी का, तो फिर क्यों डिमांड बढ़ी? क्योंकि उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ गया। तो यहाँ पे मुझे बताइए शिफ्ट एंड कर्व राइट वर्ड होगा या लेफ्ट वर्ड होगा? जल्दी से, सिंपल सी बात है, शिफ्ट एंड कर्व किसके लिए? कॉफ़ी के लिए राइट वर्ड होगा, टी के लिए तो लेफ्ट वर्ड होगा, क्योंकि आपने प्राइस इंक्रीज किया। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं कि सर बाकी मतलब जब हम बाकी फैक्टर्स को रेगुलेट कर रहे हैं, बाकी फैक्टर्स को इधर उधर कर रहे हैं, तो मेन प्रोडक्ट पे क्या अंतर पड़ रहा है। ये हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो चाय का दाम बढ़ा तो कॉफ़ी पे क्या अंतर पड़ेगा, जबकि कॉफ़ी वहीं की वहीं पड़ी हुई, उसका डिमांड वहीं का, उसका प्राइस उतना का उतना ही है। इसका डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट के केस में, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो। दूसरा ये मैं केस लेता हूँ
ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर इसकी डिमांड, इसका अगर मान लो कि प्राइस इंक्रीज हुआ, इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका डिमांड कम हो रहा है, ये जो था भुजिया वाला इसने कुछ अपना नहीं किया, इसने प्राइस नहीं बढ़ाया, तो फिर इसका डिमांड क्यों कम हुआ? तो फिर इसके डिमांड जो कर्व है उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? क्यों लेफ्टवर्ड कब बताए थे इनवर्ड? जब डिमांड कम होती है। इसने तो, इसकी तो कोई गलती नहीं थी बेचारे की, है काम जो किया वो इसने किया, ठीक है, इसने प्राइस को इंक्रीज किया और डिमांड इसकी कम हुई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ में बिकते हैं। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे ब्रेड मक्खन को बोलूं कि अगर मान लो कि ब्रेड की प्राइस बढ़ रही है तो बटर की डिमांड कम हो रही है, ब्रेड की प्राइस बढ़ रही है, उसकी भी डिमांड कम होगी, नो डाउट। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसके साथ तो हमने कुछ नहीं किया, इसकी क्या गलती थी? गलती इसकी ये थी कि कॉम्प्लीमेंट्री था इसका। वाइसे वर्सा भी ट्रू है। इसका अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा दाम एकदम से घट जाता है तो इसका डिमांड, इसका प्राइस कम का होता है तो इसका डिमांड बढ़ेगा और इसका भी डिमांड बढ़ेगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। क्लियर है इतनी चीज़? यहां तक सभी को क्लियर कि कॉम्प्लीमेंट्री और किस तरह से शिफ्ट एंड कर्व होता है? ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हो तो फिर आगे बढ़े। फिर हम इलास्टिसिटी पे आते हैं। नमक भी कॉम्प्लीमेंट, बस बेटा अपने सारे राज नहीं खोल रहे हैं यहाँ पे। क्रिस्टल क्लियर, ओके ठीक। इलास्टिसिटी क्या होती है? मान लो ये 3 स्प्रिंग हैं, इस पर मैंने सेम वेट टांगा, तीनों पे सेम वेट टांगा, ठीक है। ये बहुत टाइट टाइप की स्प्रिंग है, थोड़ी सी ढीली टाइप है, मतलब थोड़ी सी ढीली है मतलब इलास्टिक है, और ये ज़्यादा ढीली है मतलब ज़्यादा सॉफ्ट आप बोल सकते हैं। तो इसमें जब मैं सेम वेट तीनों में टांगूंगा तो किस में ज़्यादा खिंचाव होगा? थर्ड वाली में, ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा है सबसे ज़्यादा खिंचाव हो रहा है सेम वेट के लिए, सेम वेट के लिए ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस डिमांड इलास्टिसिटी सर? अभी वॉइस प्रॉपर हो गया आई थिंक सर। वो जो भी किसी ने कुछ डाउट भेजा था तो अभी हम आगे देखेंगे उसको, ठीक ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह आगे है अभी, अभी यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं इलास्टिसिटी, हम लोग देख रहे थे। तो इलास्टिसिटी में क्या है? देखो इलास्टिसिटी को हम मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हिंदी में लोच बोलते हैं, लोच, ठीक है। 3 कैटेगरी में हम इसको पढ़ेंगे। एक सबसे पहले इनकम वाली पढ़ लेंगे, इनकम इलास्टिसिटी, देन क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, सब समझ में आएगा भी, ठीक है। जैसे कि इनकम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं सबसे पहले। इनकम इलास्टिसिटी मतलब जैसे मान लो ये भाई साहब हैं, ये ठीक है, ये भाई साहब हैं, इनके पास पैसा आ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, अक्षय जी हैं ये, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, ठीक है। और पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो जब इनकी इनकम इंक्रीज हुई, जब इनकी इनकम इंक्रीज हुई तो उसके प्रपोर्शन में इन्होंने कितना डिमांड इंक्रीज, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, सिंपल। इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो इनकी इंक्रीज ऑफ इनकम के बदले में कितना इंक्रीज ऑफ डिमांड हुआ, वो होगी इनकम इलास्टिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अब अक्षय जी जो है हमारे, कुछ लोग होते हैं दिखावा ज़्यादा करते हैं, जरा सी इनकम बढ़ी नहीं, ये ले आईफोन ले, ये सब कुछ ले। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? इलास्टिसिटी बहुत भयंकर है। प्राइस थोड़ा बढ़ने, सॉरी इनकम थोड़ा बढ़ने पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्या? डिमांड। कुछ लोग होते हैं कंजूस टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा जब उनकी इनकम बढ़ती, मान लो कि उनकी 1 लाख महीने में सैलरी है, 2 लाख हो गई, फिर भी बहुत जरा सा ही अभी एक्स्ट्रा कोई डिमांड वो कर रहे हैं, बचा रहे हैं और ज़्यादा उनका हाथ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जो मीडियम में लोअर मिडिल क्लास वाला हो, ठीक है, और बहुत अमीर हो जाए, ठीक है, सबका अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरली जैसे तो है कि भाई नहीं, जैसे अब आपके जैसे मम्मी पापा हैं, ठीक है, हम सभी लोग लोअर मिडिल क्लास से ही आते हैं। मिडिल क्लास तो मैं नहीं बोलूँगा, आजकल देखो तो ये बॉलीवुड स्टार वाली सब खुद को मिडिल क्लास बोलते हैं। अरे भैया तुम मिडिल क्लास हो तो हम क्या हैं? हम तो फिर भिखारी हुए हैं। मतलब कुछ कुछ होते हैं मतलब इतने
वेल ऑफ होते हैं बट फिर भी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। अरे भाई तुम मिडिल क्लास तो हम तो भिखारी हुए फिर। तो मतलब फिर हम लोग लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है, अगर मान लो जैसे हम लोग के पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो क्या होगा, उतना ज़्यादा फिर भी स्पेंड करेंगे नहीं। वो आप भले कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से नहीं किया उस चीज़ को। तो यानी कि उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं है। तो क्योंकि भाई देखो, एकदम तो एक्सट्रीम्स में तो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं कि जरा से इनकम इंक्रीज हो बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, बहुत ही ज़्यादा हो गई, वो नहीं होता। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो हो गई आपका इनकम इंक्रीज और लेकिन कुछ डिमांड नहीं हुई, ज़ीरो आपकी एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आप पहले मान लो कि जो 10 रुपये की चॉकलेट मतलब 5 रुपये की चॉकलेट खाते तो अभी 10 रुपये की आपने कर दी, ठीक है, तो एटलीस्ट खाते तो हैं, थोड़ा सा तो इंक्रीज़ हुआ आपने। तो ये हो गई हमारी प्राइस, ये वाली हो गई इनकम वाली। क्रॉस इलास्टिसिटी अगर बात करें तो ये क्रॉस वाला है। ये जो अभी दो देखे ना, क्रॉस क्रॉस का मतलब एक का हो रहा है, एक का कुछ प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे में क्या अंतर हो रहा है, इसको क्रॉस बोलते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे, एंड दैट इज प्राइस। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आप समझिए लोच कितना हो रहा है कि जैसे मैं, जैसे नहीं समझ में आ रहा एकदम लेमैन टर्म से तुम समझ लो, ठीक है, ठीक है। ये मैं हूँ यार, नहीं मैं नहीं यार, तुम हो, ठीक है, तुम हो ये ठीक है। ये तुम्हारी स्कूल की मैडम थी, ठीक है, ये तुम्हारी स्कूल की मैडम थी, तुम होमवर्क करके नहीं लाए हो, ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, मैडम खफा तुमसे। मैडम आई एक चमाट दिए तुमको, कंटाप दिए एक, ठीक है। तुम्हारी अभी भी यही एकदम स्माइल, मान लो कि तुम्हारी स्माइल जो है हल्की से ऐसी हो गई अभी, ठीक है, एक चमाट और दी मैडम, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि तुम्हारी स्माइल ऐसी की ऐसी ही है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ हम ले लेते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे दिग्विजय जी हैं, ठीक है, देखिए दिग्विजय जी हैं हमारे, दिग्विजय जी, ठीक है। और दूसरे हम ले लेते हैं यहाँ पे रंजीत जी को, ठीक है। तो रंजीत जी क्या है, ये रंजीत जी हैं, ठीक है, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, ये भी कायदे का, ये सेम वही है। मैडम यहाँ पे खफा है काफ़ी ज़्यादा, एकदम नाराज़ हैं, ठीक है। अब जब इनको चमाट पड़ा एक, ठीक है, जब इनको चमाट पड़ा तो ये क्या हो गए, ये ऐसे से ये ऐसे हो गए, ठीक है। और एक तीसरे ये हैं हमारे, ठीक है, ये तीसरे हैं, मान लेते हैं कौन है, ये हमारे अमन, अमन जी हैं, ठीक है। तो अमन जी का भी साथ सेम केस है, अमन जी को भी चमाट मारी, अमन जी ऐसे हो गए। और मान लो एक चौथे जी हैं आर्यन जी, ठीक है, आर्यन जी को भी, आर्यन जी को भी ऐसे हुआ, आर्यन जी ने मैडम उल्टा मैडम को ही जड़ दिया। तो किस केस में इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे, किस में सबसे कम है, यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कुछ हो रहा है इनके साथ और ये कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जरा सा हुआ, जरा सा मैडम ने छुआ नहीं कि ले बैक फायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये होती इलास्टिसिटी, अब तुम समझ जाओगे शायद, ठीक है, कि किसी चीज़ के चेंज होने पे, जैसे अब यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी, तो प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में कितना जोर का चेंज आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइस का इलास्टिसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो चार तरह के हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, चार तरह के पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे कर्व पढ़ेंगे। ये आप समझ गए होता क्या है। अब इसमें कर्व कई बार पूछ लेता है हमसे, तो इसमें चार तरह की होता है। जैसे एक होता है कि इनफाइनाइटली इलास्टिक, हम पहले से देख लेते हैं केस, ठीक है। इनफाइनाइटली इन इलास्टिक। अब इनफाइनाइटली इन इलास्टिक का मतलब समझ रहे होगे तुम थोड़ा सा। जैसे मान लो ये प्राइस है, वाई एक्सिस में मैंने रखा है और एक्स एक्सिस में मैंने डिमांड रखा है। इनफाइनाइटली इलास्टिक का मतलब तुम बढ़ा दो प्राइस, जितना बढ़ाना है, हम डिमांड उतनी ही करेंगी, कर लो तुम जो करना है तुमको। प्राइस आज तुम मान लो कि आईफोन है, ठीक है, आईफोन का प्राइस 50,000 है, 60,000 कर दो तुम, 70,000 कर दो, 80,000 कर दो, 90,000 कर दो, हम डिमांड करेंगे कायदे का। डिमांड हमारा उत्तर रहेगा, डिमांड टस का मस नहीं होगा। मैं फिर से इसको प्लॉट करता हूँ सो दैट आप इसको समझ जाएं कि कैसे हुआ, ठीक है। ये प्राइस है, ये डिमांड है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, मान लो ये 50K का फ़ोन है, ठीक है, इसकी प्राइस 60K हो गई, इसकी प्राइस 70K हो गई, इसकी प्राइस 80K हो गई, ठीक है। लोग जो अभी इसकी डिमांड कर रहे थे, मान लेते हैं कि 1,000 लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, फिर 5,000 लोग इसकी डिमांड कर रहे थे 50,000 वैल्यू पे। 60,000 पे कायदे से जब प्राइस बढ़ना चाहिए था तो इसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी इसकी डिमांड, लेकिन कम नहीं हुई, उतनी की उतनी है डिमांड। 70,000 में उतनी है, 80,000 में उतनी है, तो यानी कि एकदम खड़ी हुई है डिमांड।
यानी कि जो इनफाइनाइटली इनइलास्टिक होता है उसमें ये जो कर्व बनता है कैसा बनता है, वर्टिकल बनता है। क्वेश्चन ज़्यादा तो इस पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम सिमिलरली कंसिडर कर लें इनफाइनाइटली इलास्टिक कंसिडर कर लें, इसका मतलब क्या होगा, तुम जरा सा प्राइस चेंज किए नहीं, अल्यो खड़ाक से डिमांड चेंज, खत्म डिमांड, ठीक है। तो यानी कि प्राइस सही है, ठीक है, और ये डिमांड है। अगर इनफाइनाइटली इलास्टिक ऐसा बना था तो ऑब्वियस सी बात है इलास्टिक वाला ऐसा बनेगा, यानी कि आप जरा सा प्राइस में चेंज करेंगे डिमांड खत्म हो जाएगी। उसी प्राइस पे है उतनी डिमांड, इसी प्राइस पे ही है इतनी डिमांड, ऊपर नीचे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब कि जरा सा तुम ऊपर कुछ किए, खत्म डिमांड। तो इनफाइनाइटली इलास्टिक है। ये दोनों चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं, यानी कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है सब में। तीसरा होता है हमारा जो कि रियल में एग्जिस्ट करती है, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि प्राइस में जरा सा चेंज होगा, प्राइस में जरा सा चेंज होगा तो डिमांड में भारी भरकम चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या था, डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा था, कोई चेंज नहीं, यहाँ पे खत्म हो गई थी डिमांड, यानी कि एकदम एक्सट्रीम्स। यहाँ पे क्या रिलेटिवली इलास्टिक है, इसका मतलब ये कि प्राइस आप P1 से P2 करेंगे ना, तो जो डिमांड होगी वो डिमांड, प्राइस में जरा सा चेंज आया है लेकिन डिमांड ऐसे की ऐसे हो जाएगी। मतलब या फिर पहले P1 प्राइस पे इतनी डिमांड हो रही थी, मान लो कि 20 किलो किसी चीज़ की डिमांड हो रही थी, जरा सा तुमने प्राइस इंक्रीज़ किया नहीं, देख रहे हो जरा से तो इंक्रीज़ हुआ है, जरा से तो इंक्रीज़ हुआ है, P2 डिमांड 1 किलो पे आ गई सीधे। तो क्या हुआ, जरा सा प्राइस इंक्रीज पे बहुत भयंकर डिक्रीज इन डिमांड हुआ, रिलेटिवली इलास्टिक। इसका उल्टा हो जाएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक। रटना मत इन चीज़ों को, और ना ही डायग्राम को रटने की कोशिश करना, समझते जाओ, मैं बता दूंगा क्या एकदम रटना और क्या नहीं रटना, ठीक है। ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि तुमने बहुत जब भयंकर इंक्रीज इन प्राइस किया तब कुछ थोड़ा सा बस डिमांड में अंतर हमें चेंज देखने को मिला। जैसे P1 प्राइस पे मान लो कि 20 किलो डिमांड हो रहा था या 20 किलो है, और P1 जब तुमने बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया P2, तब जाके वो कितना आया, तब वो जाके आया, मान लेते हैं ये 15 किलो है, ठीक है। तो बहुत भयंकर जब प्राइस में इंक्रीज हुआ तब जरा सा इतना सा बस इतना सा डिमांड में चेंज हुआ, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक इसको बोलेंगे। आई होप, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो रिलेट मतलब घुमा फिरा के मैं ये लिख सकता हूँ कि जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज़ कितना चेंज इन प्राइस होगा, यानी दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उसके रिस्पॉन्स में कितना परसेंट ऑफ चेंज इन डिमांड होगा। ये चीज़ें हमारी होती हैं यहाँ पे ख़त्म। अगर सारी चीज़ें सबको क्लियर हैं तो एक बार कंफर्म करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई सर जैसे कि आप चीज़ों के दाम बढ़ाओगे, कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो ये कि भाई आप कुछ भी कर लो डिमांड तो कायदे की आएगी, तो चाहे तुम प्राइस कितना भी बढ़ा लो, ठीक है, रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इसके आसपास कोई ना कोई चीज़ तो एग्जिस्ट करती होंगी जिनके प्राइस बढ़ाने पे डिमांड पे तो डिमांड घटने की वजह बढ़ने लगती है, और ले भैया उल्टा होने लगता है, यानी कि डिमांड करो फेल हो जाता है। डिमांड करो तो ये बोलता है प्राइस बढ़ाओ, और सब मतलब प्राइस बढ़ाओ डिमांड कम हो जाएगी, या फिर प्राइस घटा दो डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो इस केस में तो प्राइस हम बढ़ाते हैं, डिमांड तो और बढ़ती चली जाती है। अगर मान लो ये फ़ोन 1 लाख का मिलता है तो प्राइस जितना भी डिमांड होता है और ये 2 लाख का मिलने लगे तो और डिमांड, आईफोन ये आ गया, ये वर्जन आ गया इसका, प्रो मैक्स, ये जाने क्या क्या, ठीक है। तो उससे क्या होता है और डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये होते हैं स्टेटस सिंबल्स हमारे, ये जितने भी प्रोडक्ट स्टेटस सिंबल को दर्शाते हैं, और हमारी थोड़ी एंटिसिपेशन रहती है कि यार कुछ ना कुछ तो अगर प्रो लगाए हैं एप्पल वाले तो पागल तो होंगे नहीं, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। मैक्स लगा दिए हैं, प्रो मैक्स M1 लगा दिए हैं, तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। और ऊपर से स्टेटस सिंबल भी है, 2 लाख का फ़ोन लिए हैं तो वहाँ देखें कम से 20, बस ले हो, हटो यहाँ साइड हटो, स्टेटस सिंबल। कार अगर तुम ये तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हो, अलग ही चौड़ होगी तुम्हारे अंदर, कलेजे में जो ठंडक मिलेगी तुमको, और जो पड़ोसियों कलेजे में तुम गर्माहट फैलाओगे उनके घर में, कहे कले कलेश मचाओगे, वो अलग, उसका अलग ही सुकून मिलेगा तुमको, है कि नहीं। तो ये क्या है, स्टेटस सिंबल्स हैं। इनके प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती नहीं बढ़ती है। इनको बोलते हैं वेम्बलेम गुड्स।
वेम्बलम गुड्स, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही कुछ और गुड्स होते हैं जिनको बोलते हैं गिफिन गुड्स या फिर ग्रिफिन गुड्स। इनमें भी वही देखने को मिलता है कि भाई इनकी जब प्राइस बढ़ाओ तो ठीक है, डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, जैसे कि गेहूं और चावल। ऐसा क्यों? ये तो इनमें तो कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, इनमें तो कोई प्रो मैक्स M1 नहीं आता है। ये है थिंग्स ऑफ नेसेसिटी। ये थिंग्स ऑफ ऐसी नेसेसिटी हैं जिनके सब्सिट्यूट्स बहुत कम हैं। गेहूं का सब्सिट्यूट बहुत कम है, तो इनमें भी वही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें भी हमें वही देखने को मिलता है। यू कैन डिबेट कि सर अगर बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होता है गेहूं का तो हम गेहूं कम लेंगे, लेकिन ये गिफिन गुड्स का भी एक थ्योरी रहता है, ठीक है। और हाँ, ये रियलिटी में तो एकदम अपनी डेफिनेशन पे तो नहीं जाते हैं, रियलिटी में तो प्योरली एग्जिस्ट इस तरह से नहीं शो करते हैं जिस तरह से वेम्बलम गुड्स करते हैं कि भाई नहीं प्राइस बढ़ाओगे तो चाहे कितना भी बढ़ा लो लेकिन वो नहीं होगा मतलब इनका प्राइस में। लेकिन फिर भी कई काफ़ी हद तक ये ट्रू है बात कि जो हमारी ये नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, जैसे चावल हो गया और गेहूं हो गया, तो फिर हम उनका चाहे बहुत ज़्यादा भी होता है ना, वैसे तो कायदे से ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है लेकिन हम इनको इसी में रखते हैं, ठीक है। जैसे वेम्बलम और गिफिन गुड्स को दोनों को कि भाई उनका प्राइस बढ़ाओ, डिमांड में फ़र्क पड़ता नहीं उनका। क्लियर है यहाँ पे तक सभी को चीज़ें? और अगर क्लियर है तो अब टाइप्स ऑफ गुड देख लेते हैं, जैसे कि हमने वेम्बलम और गिफिन गुड्स देखे हैं। इतने लोग देख रहे हैं, 2000 ज़्यादा है, 1000 भी लाइक्स नहीं है, चलो कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं ये बताओ बस। लाइक वाइक गया तेल लेने, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। बफरिंग हुई थी क्या? सर कल ब्रेक होगा क्या? शिवरात्रि? अच्छा, शिवरात्रि क्या करोगे इतनी जो ब्रेक दें, पहले ये बताओ, मैं उसी हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे। रेजी फेब की मैगज़ीन कल आएगी, मैंने बताया भी था टेलीग्राम पे। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ गुड पे। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 देख लो थोड़ी चीज़ें, जैसे कि और आज के लेक्चर एकदम कायदे से एकदम बैक सीट में एकदम आराम से रिलैक्स करके देखना, लोड मत लेना ज़्यादा, ठीक है। पहला टाइप ऑफ गुड, ये तो हमने पहले दो टाइप तो देख ली है ना, वेम्बलम गुड्स और गिफिन गुड्स, समझ आ गया ना आपको। अब आते हैं फ्री गुड्स क्या होते हैं ये। फ्री गुड्स जैसे कि हमारा हवा है, हवा हवा ए हवा, ठीक है। तो एयर जो हो गया ये हमारी, ये क्या है, एयर हो गया, सॉयल हो गया, ठीक है। वैसे सॉयल को तो नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे मिट्टी वगैरह होती है बिकती भी है, तो ऐसा नहीं कि मिट्टी कहीं पे देखी मिट्टी लोग खोद डाले मिट्टी बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं। गड्ढे पे गड्ढा तुम क्रिएट कर जाओगे। लेकिन हाँ, जैसे हवा है तो ये एक फ्री गुड है, तुम सांस लो, ऐसा नहीं कि सांस लेने से बस अब तुम सांस ले चुके, तुम्हारे कोटे की पूरी हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना। जितनी सांस लेनी उतनी लो सांस। और इनके साथ दिक्कत भी है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वाली। इनके साथ ये जो फ्री गुड होते हैं इनके साथ दिक्कत होती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। फ्री गुड हो गए या फिर कॉमन गुड भी हो गए। कॉमन गुड क्या होता है? कॉमन जो सामान होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन गुड हो गया जैसे आपका पार्क हो गया, ठीक है, पार्क है ना, तो पार्क में आप जाते हो तो आपका कॉमन गुड है, सब लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई तुम पार्क में क्यों आ गए, तुम्हारी इतनी फीस लगेगी, तो वो कॉमन गुड है एक तरह से, ठीक है। बस इनमें क्या होता है, जैसे कॉमन गुड में बात करें तो राइवैलरी होती है कंजम्पशन में, राइवैलरी इन कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन में राइवैलरी होती है, मतलब इसमें राइवलरी में कंजम्पशन में राइवलरी नहीं होती है कि जैसे तुमने अगर सांस ले ली तो हमारे लिए बचेगी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना। अगर मान लो तुम एक रूम में 2 लोग हो, ठीक है, अगर उसने दूसरे लेने सांस ले ली ज़्यादा, ऐसे ऐसे कर लिया तो तुम्हारे लिए नहीं बचेगी सांस हवा, ऐसे तो नहीं ना। तो राइवलरी नहीं होती कंजम्पशन में, कॉमन गुड्स में होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्क है आपका, ठीक है, तो पार्क में मान लो लिमिटेड कैपेसिटी है, अगर 5-6 लोग या फिर 10-15-20 लोग पहले ही पहुंच गए छोटे से पार्क में तो आपके लिए आप नहीं होगा, ठीक है। या फिर भंडारा चल रहा है, ठीक है, कहीं पे भंडारे में, ठीक है, जिसका मन है उसका खाओ, कोई ऐसा नहीं कि किसी लोगों को सिर्फ कुछ ही लोगों को खाने को मिलेगा, जिसका मन उसका खाओ। लेकिन जो पहले जाएगा ऑब्वियस सी बात है वो भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन जो लेट पहुंचेगा हो सकता है उसको खाना ना मिले, अगर वो चीज़ ख़त्म हो गई तो। अगर वो चीज़ ख़त्म हो गई तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ का वो पॉसिबल है, पॉसिबल इन द सेंस कि ये कुछ लिमिटेड सप्लाई में हो सकती है तो कॉमन, कोई आपको पैसा नहीं देना है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई में हो सकती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है। तीसरे अगर बात करें पब्लिक गुड्स होते हैं, ठीक है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स में क्या होती है, एक नो राइवलरी, कोई राइवलरी तो नहीं होती है, नो राइवलरी इन कंजम्पशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है हमारी,
वो फ्री अनाज दे रही है इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अगर आपने फ्री अनाज ले लिया तो मुझे नहीं मिलेगा, या फिर आपने ले लिया तो मतलब सबको मिलेगा फिर, है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम स्कीम के तहत फ्री गेहूं चावल देंगे गरीब कल्याण योजना के तहत, तो वो सबको मिलेगा, फिर राइवलरी नहीं है उसमें कि आपने ले लिया तो हमको नहीं मिलेगा, तुमने ले लिया तो फिर ऐसे, ठीक है, या फिर हमने ले लिया तुमको नहीं मिलेगा, तुमने ले लिया हमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। एंड बट इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं थी इसमें कॉमन गुड में, फ्री गुड में, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अवसर लागत इसको हिंदी में बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी जी हैं, ठीक है, ये आपकी मम्मी है, ठीक है, मम्मी जी आपकी है हाउस वाइफ। जैसे मैं अगर अपनी मम्मी की बात करूँ तो मेरी मम्मी ने बीएड कर रखी है, ठीक है, बीएड कर रखी है मेरी मम्मी ने। मम्मी का आगे पढ़ने का मन था, पढ़ाने का ही मन था, यानी कि टीचिंग में उनका कुछ हो भी गया था, आई थिंक ऐसा कुछ है ना। लेकिन क्योंकि मम्मी उस समय गांव में थी, ठीक है, तो क्योंकि वो गांव में थी और क्योंकि उनको इतना एक्सेस था नहीं, और फिर वहाँ जाके क्योंकि मेरी मम्मी मतलब जैसे हम यूपी से हैं, जैसे पापा मेरे यूपी से हैं और मम्मी एमपी से हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे जाना, ये सारी चीज़ें करना, तो इसलिए मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने ये जो चीज़ है इसको ड्रॉप कर दिया और ये जो है रोल ले लिया। आपकी मम्मी मतलब मम्मी या फिर पापा लोगों के साथ कुछ मतलब ऐसा होगा, ठीक है। अब मम्मी लोग हाउस वाइफ हैं, इतनी मेहनत करती है दिन में, तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकती ना जिससे पैसा कमा सकती हैं, नो डाउट इन इट। इतनी मेहनत हम लोग मम्मी करती हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज जो है मेरी मम्मी की सैलरी होती 1 लाख महीना की, ठीक है भाई सरकारी टीचर्स की तो इतनी होती है आई थिंक, है ना, इतना तो होता ही, अगर तब मान लो कि लगी जॉब में मम्मी स्टार्ट करती तो 1 लाख होती, लेकिन आज मम्मी कितना अर्न कर रही हैं, 0, या फिर, ठीक है। तो मम्मी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपए है। मम्मी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी, 1 लाख रुपए है। मम्मी ने वो चीज़ खो दी, समझ रहे हैं आप। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसमें फ्री गुड में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे नहीं है? जैसे मान लेते सनलाइट है, धूप है, तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम आज सनलाइट ले लोगे तो तुमको कल नहीं मिलेगी, क्योंकि तो आज लिमिटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी में होगी जो लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट में होगा, लिमिटेड अमाउंट में होगा, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर हम पानी आज वेस्ट कर रहे हैं, हम पानी आज वेस्ट कर रहे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो आगे जनरेशन आएंगी उनको उतना नहीं मिलेगा। या फिर फॉर एग्जांपल हम कोल जो है, कोयला, उसको वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक। अब बहुत ज़्यादा अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे होगा ये कि जो आगे वाली जनरेशन्स आएंगी उनको कम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, सस्टेनेबल तरीके से इसका डेवलपमेंट करो। तो इसमें सनलाइट हो गया, एयर हो गया, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, तुम जितना सनलाइट लेना चाहो उतना लो, कल फिर आएगी उतनी सनलाइट, तो इसमें 0 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्वेश्चन करो जरा एक ये वाला। सपोज एन एग्रीकल्चरल लेबरर है जो अर्न करता है 400 रुपये, अच्छा लेबर हैं, ठीक है, मैडम हैं जो अर्न कर रही हैं एज ए एग्रीकल्चर लेबर 400 प्रतिदिन का। अगर उनको ये बेबी सिटर की जॉब मिल रही है 700 रुपये की, ठीक है, सन की 0 होती है बिल्कुल। ठीक है, तो वो 700 रुपये मिल रहे हैं। शी चूज़ टू वर्क एज एग्रीकल्चर लेबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अगर उनको 400 रुपये मिल रहे थे एन एग्रीकल्चरल मतलब लेबरर, और 700 रुपये मिल रहे थे बेबी सीटर के तौर पे, तो उन्होंने बेबी सीटर की नौकरी छोड़ दी, ये करने लग गई, तो उन्होंने उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, ये पूछ रहा है, बताओ। 300, 390 कौन, 390 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 70 कहाँ से आ गया, 700 कहाँ से आ गया भाई, 300 आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन CDS का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब 700 रुपये मुझे मिल जाते वहाँ पे जाता, लेकिन मैं 400 में सेटल कर गया, मैंने कितना खो दिया, 300, जितना खो दिया वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ गए होगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है।
क्लियर। और ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में जो बता रहा था, ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वही है, जैसे कोयला है, ये कॉमन गुड है, ठीक है, या फिर जो भी कॉमन गुड है तो उसको हम क्या करते हैं, दबा के यूज़ करते हैं। जैसे एयर है, फ्री गुड है, ठीक है सर, तो हम एकदम यूज़ कर रहे हैं, कॉमन गुड हो गए जैसे हमारे, ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं, दबा के यूज़ कर रहे हैं, इससे होगा क्या, जैसे एयर हमारी पॉल्यूट हो रही है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे फॉर एग्जांपल कोल हो गया, वो आज डिप्लीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। जो कि भाई यूज़ करो, जिसका जितना मन उतना यूज़ करो, तो उससे होगा क्या, उससे इस ये जैसी प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी होती हैं, या तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, या उस चीज़ की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिससे कि आगे की जनरेशन को नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, कि फ्री का है लूट लो, ठीक। ऐसे ही प्राइवेट गुड होता है, लेकिन प्राइवेट गुड के साथ ये होता है कि प्राइवेट गुड जो होता है सामान, ये ओनली बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल, ये सिर्फ ओनली बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल और अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये पैसे दे के मतलब सारी चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल और अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये मत समझना सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब ये मत समझना, ठीक है, कि जैसे जो पब्लिक गुड है तो उसमें कोई कंजम्पशन नहीं है राइवलरी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक गुड को इससे मत रिलेट कर लेना तुम लोग, जैसे कि बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, तुम ये मत सोच लेना कि जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो सरकार देती है, पब्लिक सरकार, ये मत दिमाग लगा लेना, ठीक है। इसमें नो राइवलरी होती कंजम्पशन में, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में नो, इसमें क्या होता है, नो पब्लिक गुड में नो राइवलरी इन कंजम्पशन, खूब जिसका मन है उतना करो, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व कैसे इसमें फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व है, ऐसे इन्वॉल्व है कि फॉर एग्जांपल सरकार गेहूं चावल खूब दे रही हो, सरकार के पास लिमिटेड पैसा है, अगर वो उस पैसे के साथ गेहूं चावल फ्री फंड में ना बांटती तो हो सकता है इसी को और किसी रोड बनाने में लगा सकती थी, या फिर किसी और काम में लगा सकती थी, यानी कुछ और हो सकता था इसकी जगह, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पब्लिक गुड में होती है, कॉमन गुड में नहीं होती है, फिर फ्री गुड में नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी आपका पब्लिक गुड नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, तो एक तरह से वो प्राइवेट गुड हुआ आपका, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं खत्म, अभी आते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे और हमारा आज का चैप्टर होगा खत्म, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है सट्टा। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, सट्टा लगाना, है ना, कि भाई कौन सी टीम जीतेगी, तो यहाँ पे सट्टा बाजार होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड। ये दिया था कॉन्सेप्ट जॉन मेनर्ड किनिस ने, JM किनिस, जिनको कि हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जरा बताएंगे कमेंट में। तो इसके अनुसार लोगों की सट्टा वाली प्रवृत्ति बड़ी तेज होती है, लोग बड़े सट्टे खोर होते हैं, मतलब सट्टेबाज होते हैं लोग बड़े, मतलब ये होता है कि जब उनको लगता है कि उनके प्राइस के लिए इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट आजकल मार्केट में डाउन चल रहा है, तो लोग पैसे को होल्ड करेंगे। होल्ड का मतलब अपने पास रखेंगे, जमा खोर रखेंगे, मतलब जमा रखेंगे, अपने पास रखेंगे, उसको कहीं पे देंगे नहीं। जैसे तुम मेरे पास आए, सर जी लोन दे दो, चुकता कर देंगे, हम बोलेंगे कितना ब्याज दोगे, तुम बोलोगे सर 0.5% ले लेना, हमने कहा निकलो पहली फुर्सत में, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है ना, इसलिए। अगर तुम बोलो सर हम 10% देंगे, तुम खड़ा से जल्दी से पैसा देंगे, 10% ब्याज मिलेगा। जब इंटरेस्ट रेट होते हैं कम तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, स्पेक्युलेटिव डिमांड होती है ज़्यादा, और जब इसका उल्टा हो जाए, यानी कि जब ब्याज की दरें बढ़ जाएं, तो स्पेक्युलेटिव डिमांड हो जाती है कम। अब तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा इसमें, मुझे पता है, कन्फ्यूज़न एक लाइन से दूर हो जाएगा, वो लाइन ये है, स्पेक्युलेटिव डिमांड का मतलब है पैसा रखने की चुल, पैसा रखने की चुल। कम ब्याज मिलेगा तो पैसे रखने की चुल ज़्यादा होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो पैसे रखने की चुल कम होगी, ज़्यादा ज़्यादा देने की चुल होगी। समझ गया स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या होता है, ठीक। ऐसे ही हमारी एक सिचुएशन होती है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये होता है कि जब जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लो चल रहे हों, ठीक है, या फिर जैसे चुनाव वाला साल है, लोग को पता है यार मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट अप्रैल मई में चुनाव है तो मार्च लास्ट तक ये मार्केट डाउन जाना ही जाना है, लोग क्या करेंगे, पैसा निकाल के अपने पास रख लेंगे, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कितना हो जाएगा, हाईली इलास्टिक हो जाएगा। हाईली इलास्टिक क्यों, क्योंकि जरा सा 1% भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लो अच्छा बस अब यही होने वाला है, चुनाव तो आने वाला है, अपना पैसा अपने पास भाई जमा करके रख लो, जब चुनाव ना हो जाए तब निकालना पैसे को, क्योंकि चुनाव में बहुत वॉलेटाइल होगा, पता नहीं क्या सरकार चेंज हो जाए, तो इस वजह से अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए अपने पास पैसा रख लो, मतलब स्पेकुलेटिव डिमांड विल बी हाईली इलास्टिक हो गई है लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में। तो लिक्विडिटी ट्रैप है क्या,
ये है जहाँ पे लिक्विड का मतलब पैसा होता है इकोनॉमी में। इकोनॉमिक्स में लिक्विड का मतलब मनी होता है, कैश कैश। तो लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, होता ये है कि लोग को लगता है कि भाई, या फिर एक्चुअल में भी ये चीज़ रियलिटी हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत लो है या फिर होने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या ये करते हैं कि भाई पैसा अपने पास रखना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसी केस में आरबीआई बोलती है खूब पैसा डालो इकोनॉमी में, या फिर खूब मतलब वो कोशिश करती है, लेकिन सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो फेल हो जाती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं मॉनेटरी पॉलिसी। तो सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मनी बैंकिंग जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो स्पेकुलेटिव डिमांड एक तरह से सट्टा बाजार, किस तरह से लोगों की एक प्रवृत्ति होती है पैसे को अपने पास रखने की, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट में, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। डिफरेंट टाइप्स की मार्केट होती हैं, जैसे मोनोपोली। ठीक है, चलो पहला ही समझते हैं मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। इसका मतलब होता है हिंदी में एकाधिकार। मोनोपोली, ये टर्म तो आपने ज़रूर सुना होगा, कोई है सर जिसने नहीं सुना है? तो मोनोपोली का मतलब होता है कि किसी मार्केट में, किसी बाजार में किसी चीज़ का एक ही विक्रेता है, एक ही सेलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज़ है हमारा, ठीक है, जिसका आप यूज़ करके रेलवे का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इंडियन रेलवे आज प्राइस किसी चीज़ का 100 रुपये है, टिकट का, किसी टिकट का 100 रुपये है प्राइस, 1000 कर दे वो प्राइस, तो आपके पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं? तो मत दो तो हम चाइना वाली ट्रेन से चले जाएंगे, या फिर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कुछ मत मानो, कोई ऑल्टरनेटिव है तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि इसीलिए तो उसने इसमें मोनोपोली बना के रखी हुई है इस मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। एक अडानी जी की कंपनी है, 100 रुपये में है उनका टिकट चलता है आजकल। ठीक है, उनकी ट्रेन चलती है अडानी जी की, उन्होंने कर दिया 1000 रुपये, उन्होंने कर दिया 1000 रुपये टिकट। तुम बोल, और अडानी जी की, सॉरी अंबानी जी की भी ट्रेन चलती है, ठीक है, भले उसका 150 रुपये है, बोलोगे ठीक है रहने तो जाओ इसी तैसे में, हम 150 वाली में चले जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, आपके पास ऑल्टरनेटिव है, यहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली थी, एकाधिकार था। एक जो मार्केट है उसमें एक ही प्लेयर ऑपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं मोनोपोली। यानी कि यहाँ पे केवल एक ही विक्रेता होता है, ओनली वन सेलर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता है आसानी से। अगर मोनोपोली है किसी की, जैसे कि रेलवेज में है, बिल्कुल अंबानी अडानी की कैपेसिटी चला सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने मोनोपोली बना के रखी है, घुस नहीं सकते हो तुम इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है अगर ये लोग घुस गए तो फिर ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा, अगर प्राइवेट में घुस गया तो इस तरह से फिर। ठीक है, तो और मोनोपोली ये तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैसे हो गई, या फिर किसी और केस में भी हो सकती है कि मान लो कि कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल सीरम हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसने कोई ऐसी वैक्सीन बना दी, जैसे मान लो कोविड है, कोविड की वैक्सीन बना दी, और सिर्फ उसी के पास उसका मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं उसने पेटेंट ले लिया, उसी को वो फार्मूला पता है, कोई किसी को पता ही नहीं फार्मूला। अगेन गवर्नमेंट थोड़ी ना बोल रही कि सिर्फ तुम ही और कोई मत बनाना, सिर्फ यही बनाएंगे सीरम इंस्टीट्यूट वाले, लेकिन पता ही नहीं ना बाकियों को। तो क्या हो गया, वो चाहें तो कुछ भी प्राइस रख दें, क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि एक एंट्री बैरियर है वहाँ पे, सिंपल। दूसरे पे आते हैं, दूसरा इज ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली इसका मतलब होता है अल्प अधिकार। ठीक है, अल्प अधिकार या फिर अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार, इसमें क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत भी नहीं होते, कुछ होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं। फ्यू से मेरा मतलब है 3-4 हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, तो इसमें भी कोई मतलब आसानी से एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन हाँ एंट्री बैरियर नहीं है, नो इजी एंट्री, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बैरियर है। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में। अब आप में से मेजॉरिटी लोगों के पास या तो जियो की सिम होगी या एयरटेल की होगी। कोई है यहाँ पे जिसके पास कोई और सिम है? ज़्यादा ज़्यादा होगी, हो सकता है वीआई की, वो वोडाफोन आइडिया का। पहले डच, यूनिनॉर, टेलीनॉर, ये टाटा इंडिकॉम, डोकोमो, न जाने कितने थे हुआ करते थे। अभी क्या है, 2-3 ही है, मेजरली देखा जाए तो 2 ही है। ये ऑलिगोपोली का एग्जाम्पल है।
अल्पाधिकार का, जहाँ पे सिर्फ कि खरीदार तो बहुत हैं, भर के डिमांड है, लेकिन बेचने वाले कम हैं, फ्यू सेलर्स हैं। तीसरा टाइप है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब है एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। इसका मतलब ये है कि मोनोपोली स्थापित करने के लिए मार्केट में, मोनोपोली बनाने के लिए, क्योंकि जो बेचता है, जो सेलर होता है, वो हमेशा यही चाहता है मोनोपोली हो जाए हमारी मार्केट में, क्योंकि अगर मोनोपोली हो गई मार्केट में तो उसको ये लगेगा कि हाँ बस जो हम प्राइस रखेंगे उसी पे ही हमारा माल बिकेगा, तो वो मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। तो इस तरह का जो कंपटीशन होता है मार्केट में, अब कंपटीशन है मतलब नंबर ऑफ ठीक ठाक सेलर्स हैं, ओलिगोपोली से भी ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, 15 20 50 60 70 80 100 इस तरह के हैं आपके, ठीक है, 100 तक ऐसे लगभग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं टूथपेस्ट, कितने सारे टूथपेस्ट आते हैं, है कि नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं कोलगेट अगर प्राइस बढ़ा देगा तो जाएंगे कहाँ। जैसे जियो एयरटेल है, जियो एयरटेल है, तुम्हारे एयरटेल ज़्यादा चलता ही नहीं, सिग्नल नहीं आते, जियो ज़्यादा प्राइस बढ़ा देगा तो भी तुम कहीं जा नहीं पाओगे, ठीक है। या फिर वाइसे वर्सा, या फिर दोनों दोनों जो हमारे सुमित भारती जी हैं ना, जो एयरटेल के मालिक हैं, सुनील भारती, जो पहले इंडियन सिटीजन बने हैं, जिनको कि नाइटहुड की उपाधि मिली है बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, इंग्लैंड के द्वारा। तो दोनों लोग एग्री कर जाएंगे भाई तुम भी प्राइस बढ़ाओ हम भी बढ़ाएं, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग, नहीं जा सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ा दे तो कहाँ जाओगे। लेकिन टूथपेस्ट में कोलगेट जरा सा प्राइस बढ़ा दे, सोचो 10 रुपये, दूसरे में शिफ्ट करोगे तुम तुरंत, आओ लो क्लोजअप लाओ भैया, है कि नहीं। तो या फिर पतंजलि वाला निकालो जरा। तो इसमें क्या है, इसमें यह है मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है, और इसमें सेम तो नहीं बट सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि होमोजेनियस तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं सिमिलर हैं, सिमिलर हैं, यानी कि इनमें कुछ डिफ्रेंशिएशन है, सिमिलर बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। डिफ्रेंशिएटेड कैसे हैं, डिफ्रेंशिएटेड इन दी सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा हमारे टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलेगा हमारे टूथपेस्ट में कोयला है, कोल है, कोई बोलेगा हमारे टूथपेस्ट में नीम और धनिया है, पतंजलि वाले हैं, चाहे हो कुछ भी ना, लेकिन बोलते ऐसे ही हैं, ठीक है। तो हैं टूथपेस्ट ही, और देखा जाए सबका घुमा फिरा के होगा भी, कॉमिकल कॉम्पोजिशन भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन सब अपने अपने में कुछ ना कुछ एक डिफ्रेंसिएशन लाने का कोशिश करते हैं, जिससे कि मोनोपोली उनकी स्टैब्लिश हो सके। जैसे पतंजलि क्यों लाया उस चीज़ को, सो दैट कि अच्छा इसमें ये नेचुरल चीज़ें हैं, ओहो बाबा रामदेव लाओ जल्दी से वाला टूथपेस्ट निकालो, ठीक है, सो दैट हमारी मोनोपोली हो जाए, तो इसलिए क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप मार्केट को भी हम रख सकते हैं, लैपटॉप को इसमें रखा जा सकता है आई थिंक ओलिगोपोली और मोनोपोली के, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में, जैसे कि हैं डेल है, लेनोवो है, एप्पल है, आपका HP है, सारे मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओलिगोपोली के साइड में रख सकते हैं लैपटॉप वाले को। एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। पर यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खूब ढेर सारे सेलर्स भी हैं, बहुत सारे विक्रेता भी और बहुत खरीदार भी हैं। परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन है। गला काट कंपटीशन का मतलब है यहाँ भी खूब सारे विक्रेता हैं, इससे ज़्यादा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ख़रीदार भी खूब हैं, और यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है सेम है, कोनो अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, नो डिफरेंस, होमोजीनियस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ एग्रीकल्चर, अब अगर तुम गेहूँ लेने गए मंडी में तो तुमको क्या एक ही सेलर मिलेगा, मोनोपोली तो होगी नहीं, या फिर तुमको कुछ कुछ ही सेलर मिलेंगे, 2 3, ओलिगोपोली तो होगी नहीं। क्या तुम्हें कुछ सिलेक्टेड ही सेलर मिलेंगे क्या, जो बोलेंगे नहीं हमारे गेहूँ में ये, हमारे गेहूँ में वो, ना गेहूँ का गेहूँ है, सब हज़ारों लगा है। फिर मंडी में तुम सब्जी लेने जाओ, हज़ारों लोग टमाटर बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग टमाटर बेच रहे हैं, कोई क्या डिफ्रेंसिएशन होता है कि नहीं हमारे टमाटर खाते ही तुम्हें मतलब एकदम आनंद, परम आनंद की अनुभूति होगी ना। तो ये होमोजेनियस प्रोडक्शन है। जैसे हमारा एग्रीकल्चर मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन करिए ये वाला जल्दी से। CDS का क्वेश्चन है, अभी SSC वाले भी लगाते हैं।
देसी टमाटर अलग होता है अच्छे। डिम प्ले जी जी जी, डिम्पल जो भी नाम है सर, रिपीट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी चलो यहाँ से रिपीट कर देंगे। बी लोगों का आंसर आ रहा है, अच्छा ठीक है देखते हैं। हाँ तो परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करेंगे तो गला काट है, मतलब कि मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, सिमिलर है सब कुछ। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है कि यहाँ पे भी कंपटीशन है लेकिन कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन है। मोनोपोली में ओनली वन प्रोड्यूसर होता है सेलिंग वन कमोडिटी, एंड ओलिगोपोली में क्या कुछ है, ओलिगोपोली में कुछ है। तो 4132 ऑप्शन नंबर बी सबका सही आंसर है। ठीक, खत्म चैप्टर। अब आते हैं किसमें, क्वेश्चंस कुछ करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी करते हैं जितने भी हैं। चलो पहला क्वेश्चन जल्दी से, ये पहले वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं बिकॉज इन्फ्लेशन टॉपिक्स हैं, कल करेंगे इस इन्फ्लेशन को। ठीक है, डिमांड फॉर मनी अराइजेज ओनली ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रेसीट्स एंड एक्सपेंसेस। तो किस तरह की डिमांड होती है? सर आप जॉब नहीं निकालते हो क्या टीचर की? क्या भैया हमारी जॉब खाने के चक्कर में हो क्या हैं? चलो भाई, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा, ये क्या पूछ रहा है, डिमांड फॉर मनी अराइजेज मेनली ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड। जैसे लोगों को पैसा किस 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 लिए रख सकते हैं, एक तो स्पेक्यूलेशन की वजह से रख सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कम है या फिर आगे ऐसा हो सकता है तो पैसा खूब रखो अपने पास। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी का मतलब होता है कि भाई आगे कुछ भी हो सकता है। ये तो क्या है कि भाई आगे मार्केट गिरेगा, हम बोल रहे हैं मार्केट गिरेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है, स्पेकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, हमें पता है कि कल को हम बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, तो पैसा कुछ बचा के रखते हैं, इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी। ठीक है, और एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव की वजह से। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है भाई हमें कुछ खरीदना वीदना पड़ेगा तो उसके लिए पैसा रखे हो, तो प्रिकॉशनरी आंसर होगा। स्पेकुलेटिव तो सट्टा बाजार होता है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, कमर्शियल बैंक ये सब पढ़े नहीं, मनी बैंकिंग अभी तो। Dash is a situation in the bond market when the rate of interest falls to its lowest level and the speculative demand for money becomes perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है स्पेकुलेटिव डिमांड, यानी कि जरा सा इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो भयंकर जो है लोग होल्डिंग करते हैं पैसे की, क्या बोलते हैं उसको। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, ये यार पढ़े नहीं मनी सप्लाई, अभी मनी इन बैंकिंग में पढ़ेंगे इसको। प्राइवेट गुड का क्या होता है बताओ जल्दी से। सर आरपीएफ एसआई जी के सिलेबस बता दो। कितने लोग हैं यहाँ पे आरपीएफ वाले? हाथ खड़ा करें यहाँ पे एक। चलो अब कैसे मैं क्विज तो खैर क्रिएट नहीं कर सकता हूँ यहाँ से, कोई नहीं, जल्दी से बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे आरपीएफ का, काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं इसके। तो अ गुड दैट इज़ अवेलेबल टू एवरी वन कंज्यूम रिगार्डलेस ऑफ हु पेज, पब्लिक गुड होता है। नॉन राइवल इन कंजम्पशन, ठीक है, नॉन राइवल इन कंजम्पशन, तो ये हमारा होता है नॉन राइवल। भाई कॉमन गुड में तो राइवलरी होती है, ये हो गया हमारा फ्री गुड। ठीक है, फ्री गुड हो गया कि किसी को एक्सक्लूड नहीं होगा। अ गुड दैट इज कंज्यूम्ड बाय अ सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड, ये होगा हमारा, है ना। अगला है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड हर, मतलब इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है बताइए। अच्छा, मी यस मी, ओवैस अहमद जी हैं, ठीक है, शिवम मिश्रा जी हैं, प्रिंस विश्वकर्मा, अच्छा हाँ हाँ पोल का ऑप्शन आता है यार, कोई नहीं, अब वो देखते हैं आगे से, है ना। हाँ जीके तो वही रहेगा, बात तो सही है लवेबल, तभी तो हम कुछ अलग से बताए नहीं, जीके वही भी रहेगा। हाँ, सबको पुराना किला में पार्टी थी, क्यों नहीं, तुमको अलग से बुलाएंगे। ये आंसर क्या होगा? द व्हाट इज द इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। नॉर्मल मतलब वेम्बलम एम्बलम को हटा देना क्योंकि वो उसमें अलग हो जाता है, प्राइस बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप होती है इन सॉरी इनकम और डिमांड के, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड एज. किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी. सबसे पहले पढ़े थे. एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, इफ ऑल द अदर कमोडिटीज रिमेन द सेम, इफ ऑल द अदर कमोडिटीज रिमेन द सेम, देन द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस, यानी कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़े थे ना, एक सब्सिट्यूट और जो एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनको हटा दो. ठीक है, यानी कि अगर बाकी कमोडिटीज़ के प्राइस सेम रहे एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या होगा? रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इन्वर्सली होता है. इन्वर्सली मतलब नेगेटिव स्लोपिंग होता है. ये इन्होंने इसलिए लिख दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था, बता नहीं पाएंगे, एनर्जी खत्म हो गई यार. नेगेटिव, ठीक है. इसका मतलब ये है कि हमने टी और कॉफ़ी वाला एग्जांपल देखा था. ठीक है, अब कॉफ़ी का प्राइस मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, तो टी की डिमांड, टी का प्राइस उतना ही है, लेकिन टी की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, अब टी का प्राइस जबकि उतना ही है, तो डिमांड का लॉ फेल हो जाएगा. तो इसीलिए वो लिख रहा है कि अदर कमोडिटीज़ सब सेम है. ठीक. डैश इज़ अ टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एट द प्राइस राइजेज. तो डिमांड, डैश इज़ अ गुड टाइप फॉर, जैसे डिमांड इंक्रीज़ करती है, मतलब प्राइस इंक्रीज़ करता है तो डिमांड भी इंक्रीज़ करती है. कौन से? दो ही तरह के गुड पढ़े थे, वेम्बलेम और गिफन. गिफन होते हैं जो थोड़े से, जिनका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, जो हमारे बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं उनको हम गिफन बोलते हैं. और जो एकदम हाई, मतलब एकदम स्टेटस सिंबल होती हैं, वो वेम्बलेम होती हैं. फॉर इकोनॉमिक्स, डैश रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाई. इच्छा है, ठीक है, और अफोर्डेबल भी है, और यूटिलिटी भी दे रहा है, डिमांड बोलते हैं उसको. इन एन इकोनॉमिक टर्म व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड? इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? जल्दी से बताइए. आर्थिक शब्दावली में मध्यवर्ती वस्तुएं, हमारा क्या तात्पर्य है? मध्यवर्ती वस्तुएं. प्राइस ऑफ गुड विदाउट जीएसटी इरेलेवेंट है. फिक्स्ड एसेट, गुड्स इन ट्रांजिट बिफोर रीचिंग इट्स कंज्यूमर, गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड. जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स हैं. ठीक है, चिप्स वो खाने वाली चिप्स नहीं, जो माइक्रो प्रोसेसर्स ये सब होते हैं ना, जो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में लगती हैं. जैसे आपके लैपटॉप पे, आपके फ़ोन में आप ये सब चिप्स लगी होती हैं, तो आप उनको ख़रीदते हो क्या? नहीं. वो जो बनाते हैं, या फिर जो मान लो प्रोसेसर बनाते हैं, जो इंटेल हो गया, ठीक है, प्रोसेसर बनाता है, तो ये क्या कंज्यूमर को सेल करता होगा क्या? एक एक कर को नहीं. ये B2B बिजनेस होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस. ये बिजनेस है बनाने वाले, और ये बिजनेसेस को सेल करते हैं. जैसे लेनोवो, डेल वाले, ये सब खरीदते होंगे इनसे, जो बनाते हैं चिप्स वगैरह या फिर माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं. तो उनके लिए जो चिप्स होगा, ये वो इंटरमीडिएट गुड होगा ना, एक फाइनल गुड तो है नहीं. 26 एसएससी स्टैंडर्ड के लिए करंट कब तक का कवर करना है? एसएससी स्टैंडर्ड तो काफ़ी लेट है, तो आप आई थिंक नवंबर के टाइम है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे कुछ है. तो आप दिसंबर 2023 से कवर कर सकते हो, दिसंबर 2023 से, या फिर जनवरी 2024 से भी. द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस विच इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड एज. एल्स मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी और अ सर्विस विच इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिमांड ऑफ समथिंग एल्स. जैसे कि डिमांड बढ़ रही है ब्रेड की ज़्यादा, या फिर डिमांड बढ़ रही है वही हमारी, ठीक है, देसी, तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, इसको बोलते हैं क्रॉस, या तो बोलते हैं क्रॉस या डिराइव्ड. किसी की वजह से दूसरे की वजह से डिराइव हो रही है ना, इसलिए. सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज कब से प्रांजल? वो स्टार्ट होगी 15 मार्च से, पर हमारा ऑफिसर्स चैनल पे स्टार्ट होगी वो. ठीक है, सीडीएस के लिए पीवाईक्यू सीरीज. व्हाट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड एंड एन इंक्रीज इन सप्लाई हैव ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ पे दोनों चीज़ें सेटल हो रही थी, तो व्हाट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज हो रही है, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है ना. डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज हो रही है. डिमांड डिक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई इंक्रीज हो रही है. डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, यानी चीज़ों के दाम घट जाएंगे. हमें चाहिए नहीं, नहीं, नहीं ले लो, ये बहुत ज़्यादा है, हमें चाहिए ही नहीं टमाटर मान लो, लेकिन सप्लाई बहुत कायदे की हो रही है, तो प्राइस इसका घट जाएगा. इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल. ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं. अरिजीतियन स्टार होगा सीडीएस पीवाईक्यू में, बताता रहा हूँ 15 मार्च से. यहाँ पे सीडीएस कितने लोग देने वाले हैं? What would happen to the demand curve when there is an increase in the price of a substitute product? क्या होगा डिमांड कर्व में जब इंक्रीज होगा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट में? अब ये खुद से करेंगे. सर कौन सा ओल्ड पीवाईक्यू करें सीजीएल के लिए, मतलब कौन सा ओल्ड, समझे नहीं. लवन्या त्रिपाठी, प्रदीप मिश्रा, आयुषी दाकिर, सबका सही है.
इसी जेई के लिए करंट अफेयर्स जून के फर्स्ट वीक में है, तो आप ये कंसिडर करके चलो जुलाई 2023 से इम्पोर्टेंट होगा। सर कल शिवरात्रि, प्लीज़ हमारे घर के सामने टेंपल है, प्लीज़ कल ऑफ सर। यार हमें लगा तो बुलाओगे सर, कल हमारे घर के सामने टेंपल है, आइएगा। खैर कोई नहीं। इंक्रीज़ इन सब्सटीट्यूट में इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी डिमांड तेज होगी, सिंपल, ठीक है। डिमांड तेज होगी मतलब डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। बता डी कौन लिख रहा है? डी कौन लिख रहा है ये? थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तुम लोग तो एकदम डिमोटिवेट कर दिया। सब्सटीट्यूट है ये, सब्सटीट्यूट याद करो, चाय एंड कॉफ़ी, ये चाय है कॉफ़ी है, ठीक है। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो चाय की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कॉफ़ी लोग कम खरीद के चाय पे शिफ्ट होना चाहेंगे, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी आउटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। द राइज ऑफ द इनकम इन डेवलपिंग, और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उसके केस में उल्टा हो जाता है ये। राइज ऑफ इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज वुड लीड द डिमांड कर्व टू शिफ्ट। राइज अगर इनकम होगी डेवलपिंग कंट्री में, तो अगर डिमांड राइज होगी इनकम में डेवलपिंग में, तो डेवलपिंग में जो लोग, क्योंकि डेवलपिंग जैसे हमारा इंडिया, लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं, अगर हमारी इनकम में राइज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड हमारी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कॉमोडिटीज़, जल्दी से बताइए। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कॉमोडिटीज़, पॉजिटिव, जीरो, ग्रेटर देन वन, या फिर नेगेटिव, बताइए। इलास्टिसिटी वन का मतलब ये होता है कि तुम मान लो प्राइस में 10% का इंक्रीज़ किए तो डिमांड 10% घट गई, ये होता है एकदम यूनिटरी इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे देखते हैं भाई कितने लोग अपना दिमाग सही लगाते हैं और सही आंसर देते हैं, और क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर देना जरा इसका। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है, मान लो बटर और वो ले लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा ब्रेड, ठीक है, ब्रेड है ये, और ये बटर है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि ब्रेड में बटर लगाते हैं, तो क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम प्राइस बढ़ाएंगे, इसका डिमांड कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ा रहे हैं ब्रेड का, डिमांड कम हो रहा है बटर का, हाँ ठीक है, ब्रेड का भी कम होगा लेकिन बटर का कम हो रहा है, इसकी तो कोई गलती नहीं थी। तो यानी कि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है ऑप्शन नंबर डी। खत्म हो गया लेक्चर आज का, ठीक। तो आज का लेक्चर कोई बहुत हैवी नहीं था कल के लेक्चर की तरह, है ना, लाइटली लाइटली निकल गया, पोलाइटली पोलाइटली पढ़ लीजिएगा और लाइटली लाइटली सो जाइएगा, है ना। कल ऑफ शिवरात्रि हमारे घर के सामने ठीक है, ऑफ ऑफ तो यार देखो मुश्किल है, ठीक है। शिवरात्रि तो करोगे क्या, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। शिवरात्रि का व्रत कर रहे हो, बस तुम्हारे लिए जेके रॉलिंग, सर अपन भांग पीना है, अच्छा, काफ़ी सही रीज़न दिया हो। क्रॉस डिमांड क्या होता है सौरभ, क्रॉस डिमांड, अब तुम्हें याद आ रही है, अब सब कुछ हो गया, क्रॉस डिमांड क्या होता है, सब वो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट जो पढ़े थे वहाँ पे देखना, वो होता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मतलब एक ही चीज़ का प्राइस घटा रहे हो तो बाकी दूसरे वाले में क्या अंतर पड़ रहा है, तो जो सब्सिट्यूट होगा तो सब्सिट्यूट वाले में, उसके सब्सिट्यूट वाले का अगर बढ़ाओगे प्राइस तो उसका डिमांड बढ़ेगा, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी, और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। ऑफ नहीं रहेगी यार कल क्लास, ठीक है,
चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, मिलते हैं कल। चलिए भाई, थैंक यू।